Good morning, everyone. Good morning, sir. I'm so sorry because of some technical reason. I just stuck somewhere else to just fix it out. So let us start now. आज जो हम पढ़ने वाले हैं, I think it is the, I hope it is the last chapter of this course. Kinship terms, uses and new trends. This will be the topic of discussion for the day. So सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किनशिप किसे कहते हैं. Then we will shift to these terms, uses, and in the last we will see what are the new trends in kinship. So इस तरह से ये 3-4 उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा पूरा डेरिवेशन. तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किनशिप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. Then we'll shift to meaning and definition, then terminology, uses, kinship in India, then new trends in kinship. ये 5-6 भागों में डिवाइडेड रहेगा पूरा, तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे. So we are starting it. So आपको जैसे पहले भी सेकेंड ईयर में भी हम इसको देख चुके हैं कि किनशिप एज ए बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी. बेसिक इंस्टीट्यूशन बाय मीन बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप. उसी श्रृंखला में इसको आगे ले जाते हुए यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि किनशिप क्या होता है. और किनशिप को अगर देखने की कोशिश करें तो क्या होने के लिए जब से ये धरती है तब से हम देखने की कोशिश करें तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि इंसान को ना रिश्तों का पता हो, ना ही रिश्तों का कोई डॉक्यूमेंटेशन कहीं हुआ हो सकता है उस समय के जो रिश्ते थे वो सिर्फ भावनाओं पर आधारित थे, इमोशंस पर आधारित थे, परंतु उसका डॉक्यूमेंटेशन हमें कहीं भी नहीं देखने को मिलता है. आज भी रिश्ते भावनाओं पर आधारित हैं. किनशिप को अगर बहुत ही कम शब्दों में कहें तो इसे नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है हिंदी में. तो नातेदारी का सिंपल शब्दों में अर्थ जो होता है कि जिसके साथ हमारा कोई नाता है, कोई रिश्ता है, जिसके साथ हमारा रिश्ता जो है वो 3 तरह से हो सकता है किसी के साथ भी. एक को बोलते हैं जन्म के साथ रिश्ता, एक को हम बोलते हैं विवाह के साथ रिश्ता, और एक होता है किसी को हमने अडॉप्ट कर लिया है, किसी को हमने गोद ले लिया है तो उसकी वजह से हमारे साथ रिश्ता बनता है. तो ये 3 तरह की जो चीजें हैं, 3 तरह के जो वजहें हैं जो रिश्तों को बनाती हैं, तो इन्हीं का तीनों का प्रयोग जो है इसके डिस्क्रिप्शन में किया जाएगा. तो अगर बहुत साल पहले की हम बात करें, लगभग तीसरी बीसी की बात करें तो अरिस्टोटल नाम के एक विद्वान हुए. अरिस्टोटल नाम के जो विद्वान थे उन्होंने एक शब्द दिया, एक लाइन दी रादर, उन्होंने कहा कि मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. तो यहाँ जो इनके कहने का मतलब था वो ये था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो समाज में रहता है और समाज में रहते हुए वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा करता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे समाज पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है. मतलब उसकी जो आश्रिता है वो पूरी तरह से समाज पर है, समाज उसकी वजह से है और वो समाज की वजह से है. इस तरह से एक इंटरचेंजेबल रिलेशनशिप जो है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है वो दोनों के बीच में बना हुआ है. और जब इस हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसको प्रोमिनेंटली देखने के लिए कम से कम जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें जिसमें कि कई सदियों पहले से ये कहा जा रहा है कि रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीजें 3 समाधान, 3 समस्याएं हैं 3 समाधान. ये आज के समय में भी वैसा ही स्टिल प्रेवलेंट है जैसे वो उस समय में था. उस समय भी रोटी, कपड़ा, मकान 3 चीजें थी. हाँ, आज के समय में क्या हो गया, मॉडर्न टाइम में ज्यादा सोफिस्टिकेशन के साथ हम इन चीजों का प्रयोग करने लगे हैं. रोटी का काम सिर्फ मेटाबॉलिज्म को चलाना था, रादर जो ऑर्गेनिक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर जो हमारा है, ये जैविकीय ढांचा जो है, इसको फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, ये कैसे चले, इसको एनर्जी कहां से मिले, ऊर्जा उसे कहां से मिले और इसे ऊर्जा मिलने के साथ फिर वो अपने सारे कार्यों को कैसे करे, उसके लिए भोजन का प्रबंध, भोजन की व्यवस्था की बात की गई थी. आरंभ में देखें तो आरंभ में भोजन जो था वो हंटिंग स्टेज से अगर हम बात करें, मैं वहीं से बात करने की कोशिश करूंगा. हंटिंग स्टेज में भी एकमात्र टारगेट था कि रोटी सबसे पहले चाहिए, रादर भोजन सबसे पहले चाहिए, रोटी तो बाद में आया.
रोटी चावल तो बाद में आया, पहले भोजन चाहिए। और भोजन के लिए सिंपल शब्दों में अगर देखने की कोशिश करें तो भा और जन, भा जो जनों को भाए, जो लोगों को भाए, वो भोजन है। जो मेरे मन को अच्छा लगे वो मैं कुक करना चाहता हूँ, वो खाना चाहता हूँ, वो पकाना चाहता हूँ। तो जो भोजन था वो पहली जरूरत थी। तो उस समय प्री जो न्यूलिथिक स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट थी, न्यूलिथिक स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम प्रिमिटिव काल भी बोलते हैं, प्रिमिटिव स्टेज भी जो थी, उसके बाद जैसे ही हमने थोड़े से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना सीखा, तो उस समय भी हमारी जो पहली जरूरत थी वो भोजन इंश्योर करना था पूरे कबीले के लिए, हंटिंग हर्ड के रूप में। तो पूरे कबीले के लिए जो भोजन की व्यवस्था थी, उसका जो प्रबंध था, उस प्रबंध को करने के लिए सिंपली क्या किया जाता था, सब लोग इकट्ठा होकर हंट करते, शिकार करते थे। और जो शिकार से जो भी उस दिन मिलेगा उसे इस तरह से बांटा जाता था कि जिससे कोई भी उस कबीले का जो सदस्य है वो भूखा ना रहे। और भूखा ना रहे इसका मतलब सिंपल शब्दों में यही होता था कि उसकी भूख को मिटाना, और उसमें बुजुर्गों को और बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती थी। जो एडल्ट होते थे घर में, जो बड़े थे, उनको भोजन ना मिले ना मिले, परंतु जो बुजुर्ग हैं उनको भोजन मिलना चाहिए, बच्चों को भोजन मिलना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था जो थी वो की जाती थी। तो मैं यही इसको विराम देके सीधा मॉडर्न टाइम में ले आऊंगा। उस समय कपड़े की चिंता नहीं थी, उस समय ना ही इसकी मकान की चिंता थी। परंतु जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होने लगा तो भोजन के साथ साथ फिर कपड़े की बात भी होने लगी। अब कपड़ा जो था, पहला जो आदि मानव था वो पेड़ के पत्तों से, ताड़ के पत्ते, बड़े बड़े पत्ते होते थे, उससे अपना शरीर ढकता था। शरीर कैसे ढकने लगा? जब उसे सेंसेशन होने लगी, जब उसे अपने बारे में पता लगने लगा, जब जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब जेंडर डिस्टिंक्शन होने लगी कि ये लड़का है, ये लड़की है, महिला है, ये पुरुष है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे सेंसेशन होने लगी, जैसे इमोशंस इन्वॉल्व होने लगे, तो वो एक दूसरे से शर्म करने लगे। अब शर्म करने लगे तो उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को पत्तों से ढकना आरंभ किया। और लेटेस्ट स्टेज पे जाके पता नहीं किस युग में आके कपड़ों का निर्माण हुआ होगा और कपड़ों से उन्होंने अपने शरीर को ढकना शुरू किया होगा। एक कारण ये था। दूसरा कारण मौसम की मार थी, ठंड लगने लगी, ये गर्मी होने लगी। परंतु उस समय में ठंड और गर्मी तो तब ठंड किसको होती है? जिसके पास कपड़े हैं, जिसके पास साधन है। जिसके पास साधन ही नहीं, जिसके पास कपड़े ही नहीं, उसको क्या ठंड, उसको क्या ठंड। और उसी तरह से लेटेस्ट स्टेज में आके जैसे ही कपड़ों का कंसेप्ट आया, क्लोथ का कंसेप्ट आया, उसके बाद लास्ट स्टेज में जाके मकान की बारी आती है। क्योंकि मकान का मतलब सिंपल शब्दों में, जैसे कल भी हमने बात की थी, इट इज एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर ओवर दिस अर्थ। जमीन पर, इस धरती पर कोई भी ऐसा एलिवेटेड स्ट्रक्चर जिसमें इंसान धूप और बारिश और बाढ़ उससे बच सके, धूप बारिश से प्राकृतिक जो भी ऑकरेंसेस होते हैं उससे बच सके, चाहे उसमें हवा चलना है या मतलब कुछ भी होना है ऐसा प्राकृतिक जो इंसान के बस में नहीं है। तो पहले वो गुफाओं में रहता था, उसने गुफाएं ढूंढी, शेल्टर ढूंढा, और जैसे ही थोड़ी सी आगे वो बढ़ते हैं केव से निकल के, वो छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहने लगा। और झोंपड़ियां लोकल मटेरियल से बनाई जाती थी। जैसे उसको ज्ञान हुआ कि इस तरह से झोंपड़ियों का निर्माण किया जा सकता है, तब ऐसे नहीं, वो भी आइडिया उसने केव से ही लिया होगा। जो गुफाओं में जहां रहता था, शायद वहीं से किसी को आइडिया आया होगा कि इस तरह से और स्ट्रक्चर भी जो है कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तब से लेके आज तक की अगर हम बात कर लें तो आज भी हम 2 जून रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक प्रयासरत रहते हैं। सुबह से शाम तक प्रयासरत रहने से मेरा मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि सुबह मजदूरी करने के लिए निकलते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं, नौकरी के लिए निकलते हैं, और शाम को फिर वापस आते हैं। उसके एवज में हमें पैसे मिलते हैं, चाहे दैनिक मजदूरी के रूप में हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे वो परमानेंट हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में होगा, तो वो सारा का सारा हमें फिर वो सारी वो चीजें हमें मिलती हैं। और जब उसका अंत में अगर ये देखने की कोशिश करें तो उस समय से लेके आज तक इंसान ने अपने जीवन को सुखमय बनाने का हमेशा प्रयास किया। चाहे वो रोटी पहले उसको नहीं मिलती थी, शिकार करके करता था। आज आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जो सभ्यता के बड़े निम्नतम स्तर पे हैं, तो परंतु उन्हें भी आज भी जो भी वो एग्रीकल्चर करते हैं, जो प्रोड्यूस उनको आता है, उसको वो अपने खाने में शामिल करते हैं। और जो ज्यादा एडवांस्ड हैं
वो हो सकता है कि एक रोटी के साथ चावल भी खाते हों और सब्जी जो है एक से अधिक सब्जियां उनके पास होती होंगी। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं सूखी रोटी आज भी खाते हैं। आज भी भोजन जो है प्राइमरी नीड है। आज भी कपड़ा दूसरे नंबर पे है और आज भी मकान तीसरे नंबर पे है। कपड़ा आज के टाइम में ब्रांडेड आ गया और आज उसकी कीमत हो सकता है लाखों में हजारों में हो एक सूट की कीमत, परंतु फिर भी कपड़ा है, उसको प्राइमरी फंक्शन जो उन तीनों चीजों का था वो उस समय भी वही था, आज भी वही है। प्राइमरी फंक्शन भोजन का शरीर को ऊर्जा देना था, आज भी वही है। और उसके बाद प्राइमरी फंक्शन कपड़ों का तन को ढकना था, आज भी वही है। आज शो ऑफ के लिए थोड़ा सा होता है। और घर का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर फंक्शन था वो प्राकृतिक आपदाओं से बचाना था। और चाहे वो रात होती है तो सोने के लिए जगह चाहिए थी, दिन होता है तो फिर आराम करने के लिए एक ऐसा शेल्टर चाहिए था। वो आज भी वैसा ही है जैसा उस समय था। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इन तीनों चीजों को अगर करने की हम कोशिश करें तो वी कैन नॉट डू इट एट अलोन। हम इसे अकेला नहीं कर सकते। तो जब अकेला नहीं कर सकते इसका मतलब हमें और लोगों की जरूरत पड़ती है। और जब और लोगों की जरूरत पड़ती है तो फिर हमें सोशल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उनसे काम करवाना है तो दोस्ती करनी पड़ेगी। लड़ाई करके उनके सर पे बंदूक रख के हम उनसे काम नहीं करवा सकते, वो राजा ही करवा सकता है, पर वो भी दिल से उसके लिए काम फिर वो नहीं करेगा। कहने का अर्थ क्या हो गया कि इन कम से कम 3 बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें नातेदारी जैसी व्यवस्था की जरूरत भी पड़ती है। क्योंकि नातेदारी जो हमें साइकोलॉजिकल है, एक कल्चरल है, ये संस्कृति बताती है कि मेरा किसके साथ क्या नाता होगा। एक समाज विशेष में, एक समुदाय विशेष में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो नाता है वो जरूरी नहीं कि दूसरे समुदाय विशेष में भी वो वैसा ही हो। तो इसलिए कहने का मतलब क्या हो गया कि इन सारे रीजंस ने, इन सारी वजहों ने इंसान को कंपेल किया, मजबूर किया ग्रुप में रहने के लिए और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। और इंटरेक्शन करते समय जो रिश्ते निकले, सोशल एक्शन प्लस सोशल इंटरेक्शन इज इक्वल टू सोशल रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप निकला उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए था और उसी को नाम देने की जो व्यवस्था है उसी को हम किनशिप कहते हैं। रिश्तों को नाम देने की जो व्यवस्था है उसे हम किनशिप कहते हैं। इट इज कल्चरली सिग्निफिकेंट सिस्टम। ये संस्कृति जो है वो हमें वो डिसाइड करती है किस तरह से ये सिग्निफिकेंट होगा। और उन्हीं जो रिश्तों को नाम देने की जो व्यवस्था थी, तो किसी को हमने दोस्त कह दिया, तो किसी को हमने रिलेटिव कह दिया, रिश्तेदार नातेदार कह दिया, और किसी को हमने पड़ोसी कह दिया, तो किसी को हमने अजनबी कह दिया। तो ये जो सारी की सारी चीजें रही उसमें अति महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है रिलेटिव। रिलेटिव मैंने द पर्सन हु इज रिलेटेड टू समवन, जो जिसके साथ मेरा संबंध है, जिससे मैं संबंधित हूं, रिलेटेड हूं, वो रिलेटिव होगा। आई एम रिपीटिंग, जो जिससे मैं रिलेटेड हूं वो मेरा रिलेटिव होगा। और रिलेटिव मैं पहले आपसे बात कर चुका हूं, रिलेटिव कौन होंगे, मैं पहले आपसे बात कर चुका। रिलेटिव का मतलब सिंपल शब्दों में रिलेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू यू फॉर एनी रीजन। और एनी रीजन में दो तीन अति महत्वपूर्ण रीजन मैंने आपको बता दिए। वो तीन अति महत्वपूर्ण रीजन क्या थे, आइदर पर्सन कैन बी रिलेटेड विद ब्लड, रिलेटेड टू ब्लड, और एफिनल मैरिज, और एडॉप्शन। तीन वजहें हैं, रक्त से या विवाह से या गोद लेने से व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ता है और वहां वो जो संबंध है वो बनते हैं। किनशिप जो है यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सारी दुनिया में सारे समाजों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। और उस समाज में पाए जाने वाली जो कल्चरल सिस्टम है, संस्कृति है, जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, वो उसको नाम देती है, उस रिश्ते को नाम देती है। जैसे हिंदुस्तान में हम यहाँ मम्मा बोलते हैं, अम्मी, अम्मी मुस्लिम में बोला जाता है। अब अगर हिंदू में बोले तो माता जी है, और अगर हम क्रिश्चियन में चले जाएं तो वहां मॉम है, डैड है। यहाँ पिताजी, बापूजी का कंसेप्ट है। तो ये कल्चर है एक स्थान विशेष का जो डिसाइड करता है कि मैंने किस नाते को, किस रिश्तेदार को किस नाम से बोलना है। कहीं मासी है तो कहीं फूफा है, तो कहीं खाला है, तो कहीं बुआ है, तो कहीं
अब अब्बू हैं तो कहीं भाईजान है तो कहीं भैया है, तो वो सारे के सारी ये कल्चरल सिस्टम है, कल्चर व्यवस्था है जो कि उस समय विशेष की रादर स्थान विशेष की जो संस्कृति है उसके आधार पे इसका जो सारा वो क्या बोलते हैं निर्धारण किया जाता है। तो जैसे हमने आपसे पहले बात कर ली कि 3 तरह से किनशिप को जो है वो उसे डिटरमाइन किया जा सकता है, और उसी के आधार पे अगर देखने की कोशिश करें तो इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग माने एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम है जो कि प्रोक्रिएशन से या जो कि उससे चलता है, जो कि या तो प्रोक्रिएशन से चलेगा या तो उससे चलेगा। ये एक इंटरलॉकिंग सिस्टम है और उसी इंटरलॉकिंग सिस्टम के आधार पे ये सारी की सारी चीजें चलती हैं और जो कि सामाजिक तौर से रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप का एक जमावड़ा है, रादर रिलेशनशिप को दिखाने की एक वो कोशिश है। और किनशिप जो है सोली रेफर टू एनी डिसिडेंट और मैरिज, या तो वंश से या तो फिर विवाह से, वो जो पूरी तरह से जो भी एक संबंधों की व्यवस्था बनती है, आर्बिट्री सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप जो बनता है उसे हम किनशिप कहते हैं। और इस तरह से किनशिप जो है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो हमें पता नहीं होता पिता कौन है, पिता को हम क्या कहते पता नहीं, बेटे को हम क्या कहते पता नहीं, बिटिया को क्या कहते पता नहीं, पत्नी को क्या कहते, दादी को क्या कहते, माता को क्या कहते, ताऊ को क्या कहते, चाची को क्या कहते, नाने को क्या कहते, हमें कोई पता नहीं होता। ये नाम देने की जो व्यवस्था है इसी को हम किनशिप कहते हैं। नाम देने की व्यवस्था, बहुत कम शब्दों में कहा जाए, नाम देने की जो व्यवस्था है इसे हम किनशिप कहते हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑल सॉर्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी थ्रू आउट द ग्लोब, सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में जो है वो जो भी समाज पाए जाते हैं उसमें इस व्यवस्था का पाया जाना स्वाभाविक है। और ये प्राइमरली जो है वो लोगों को शेप करता है और लोगों को शेप उसके मुताबिक पूरी तरह से करने की कोशिश करता है। और ये अटैचमेंट ऑफ मैन टू अनदर मैन, एक अटैचमेंट एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ, मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ कैसे होगी, वो सारा का सारा इसमें जो है उसको देखा जाता है। तो इसके अर्थ को मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये मानते हुए कि आपको समझ आ गया है, इसमें हम एक अंतिम लाइन में आपसे यही कहूंगा कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि अपेक्षा की जाती है कि हम एक दूसरे के साथ 2-3 कारणों से जुड़ते हैं और उन 3 कारणों से जुड़ने की वजह से जो रिलेशनशिप हमारे बनते हैं उनके नामों की जो व्यवस्था है उसे किनशिप कहा जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर हो गया सबको? यस या नो? Yes, sir. ओके यस सर। ओके, कंसीडरिंग इट यस, तो आपके यहाँ 10 12 15 डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसमें से आपने कोई 5 डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, उनको ले लेना है। और बहुत कम शब्दों में मैं इसको कंक्लूड करूंगा। बहुत कम शब्दों में क्या रहेगा कि किनशिप जो होता है एक ऐसी व्यवस्था है जो जब से दुनिया है और रादर जब से एक सभ्यता के आधार पर विकसित जब से समाज है तब से किनशिप, ये नहीं कह सकते हम कि जब से दुनिया है तब से किनशिप व्यवस्था है। जैसे इंसान को समझ आई, जैसे मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया, पहले जैसे समझ आई इंसान को, देन आफ्टर दे थॉट अबाउट दिस किनशिप टाइप ऑफ सिस्टम, और उसमें जैसे कि सोशल रिलेशनशिप हमारे जैसे एक्सप्रेस होने लगे, एक्सप्रेशन हुआ सोशल रिलेशनशिप का, तो चाहे वो बायोलॉजिकल था और चाहे वो बायोलॉजिकल इडियम मदर है, जैसे फादर है, जैसे सन है, जैसे डॉटर है, ये सारे के सारे ये बायोलॉजिकल इडियम्स है जिसका कि हम प्रयोग करते हैं किनशिप में। तो ये सारा का सारा जो कहने का मेरा अर्थ मात्र यही है कि या तो वो वंश के आधार पे, या तो विवाह के आधार पे, या तो रक्त के आधार पे, या तो गोद लेने के आधार पे जो है जो भी संबंधों की व्यवस्था बनती है उसे हम किनशिप कहते हैं। मुरडॉक एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि एवरी एडल्ट इंडिविजुअल बिलोंग टू 2 न्यूक्लियर फैमिलीज एट लीस्ट। तो कोई भी जो एडल्ट है वो 2 तरह की न्यूक्लियर फैमिली के साथ उसका संबंध रहता है। एक फैमिली वो जहां वो पैदा हुआ है जिसको फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन कहते हैं, एक वो जहां जिसके साथ उसका रिश्ता जुड़ता है जिसको फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हम कहते हैं। तो इस तरह से कहने का सिर्फ अर्थ ये हो जाएगा कि फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन जो है वो जिसमें सारा का सारा लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, और इस तरह से फैमिली एंसेस्टर और प्रॉस्पेरिटी सक्सेसर
ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किनशिप टर्मिनोलॉजी में इनका प्रयोग किया जाता है। और किनशिप लार्जली कहने की कोशिश करें, इन टोटलिटी एक सिंगल लाइन कहने की कोशिश करें तो ये संबंधों की कैसी व्यवस्था है जो जिसमें एक दूसरे के साथ व्यक्ति 3 कारणों से जुड़ते हैं। एक कारण रक्त मूलक है, एक रक्त के आधार पे, दूसरा विवाह के आधार पे, तीसरा किसी को हम गोद लिया है तो उसके आधार पे 3 कारणों से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो कल हम इसके देखेंगे इसके टाइप्स क्या है, कितने प्रकार की किनशिप होती है। सबसे पहले कल हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, फिर हम टर्मिनोलॉजी में आएंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।